चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है ट्यूटावर के इस वीडियो में। और संडे की इस क्लास के दौरान मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं कुछ यूनिक, कुछ जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई चीजें। इसके अलावा कुछ इंग्लिश में भी रिलेटेड चीजें, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और उसके अलावा मैथमेटिक्स में भी कोई एक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। लेकिन उससे पहले कुछ विशेष जानकारी आप सभी लोगों के लिए, कि अगर आप लोगों में से कोई भी हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहता है, जो कि 10th 12th या पॉलिटेक्निक या जेई की मैथ्स के लिए अवेलेबल है, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और उसी के साथ टीचमेंट ऐप पर हमारे इन कोर्सेज को परचेज कर सकता है। कोई भी अपॉइंटमेंट के लिए या कोई भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। ये जो नंबर सामने दे रखा है आपको, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और कॉल करके पता कर सकते हैं कोर्सेज के बारे में कि क्या क्या जानकारियां हासिल हो सकती हैं यहाँ से। चलिए जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और पढ़ना शुरू करिए कि क्या कुछ खास है। हमारे जो भी लाइव जो बैचेस चल रहे हैं उनकी फीस बहुत ही नॉमिनल, मात्र 999 रुपए है। और इसके द्वारा आप जो है परचेज करके आगे की क्लास को रिवील कर सकते हैं। और उसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, टीचमेंट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। टीचमेंट ऐप को आप जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे, अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा लॉगिन के लिए। आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे। इस तरीके का इंटरफेस सामने खुल जाएगा। क्लासरूम आईडी डाल दीजिए। क्लासरूम आईडी डालने के बाद जैसे ही आप क्लासरूम आईडी डाल करके इसको लॉगिन करेंगे, आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा। और उसी के साथ साथ आप लोग इस तरीके की एक स्क्रीन के साथ जुड़ेंगे। और जैसे ही आप इस तरीके की स्क्रीन के साथ जुड़ेंगे, आप लोगों के समक्ष इस तरीके का एक इंटरफेस उपस्थित हो जाएगा। और जहाँ पे क्लास ऑफ कॉन्सेप्ट्स करके ये चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। इसी के साथ में यहाँ से जब आप और थोड़ा सा नीचे जाओगे तो ये क्लासरूम पूरी की पूरी दिखाई देगी। यहाँ पे आप लोगों को फ्री में एक्सेस मिल जाएगा हमारे द्वारा चलाई हुई फ्री वीडियोस का। तो आप उनको जाकर देख सकते हैं और उसके बाद चीजों को परचेज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए जल्दी से हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पहली क्लास है स्टार्ट होने जा रही है, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस को जानने के लिए सबसे पहले आप अपनी कॉपी और पेन को खोल लेंगे। और कॉपी और पेन को खोलने के बाद फिर इस तरीके से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले इडियम्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग कभी कभी इस तरीके से इडियम्स का उपयोग करते हैं कि हम लोग अपनी कोई भी बात कह भी दें लेकिन उसको सामने बिल्कुल सीधे तौर पे ना कहें, कुछ घुमा के कहें। इनको इडियम्स कहा जाता है। जैसे नंबर 1 लिखा हुआ है, द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स। द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड। तो द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड, इसका मतलब हो जाएगा कि एक ही समय पे दो चीजों का एंजॉयमेंट लेना, है ना। मीन्स यू कैन एंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट अ सेम टाइम। एक सेम टाइम में दोनों चीजों की अपॉर्चुनिटी का एंजॉयमेंट लेना। जैसे कि इसका एग्जांपल यहाँ पे सामने की तरफ दिया हुआ है, बाय वर्किंग पार्ट टाइम। थोड़ा सा रुको, मैं इसको जूम कर दे रहा हूं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। बाय वर्किंग पार्ट टाइम एंड लुकिंग आफ्टर हर किड्स 2 days a week, she managed to get the best of both worlds। ठीक है, मतलब कि एक ही समय पे दो चीजों का एंजॉयमेंट लेना, ये कहलाता है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। ठीक है, अगला इडियम्स है टू स्पीक ऑफ द डेविल। टू स्पीक ऑफ द डेविल, इसका मतलब यह है कि द पर्सन यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्चुअली अपीयर्स एट दैट मोमेंट। कि वो जो इंसान जिससे आप बात कर रहे हो वो सिर्फ तभी अपीयर होता है जब आप उससे बात कर रहे होते हो, एट द सेम टाइम। चलिए, हाय टॉम, स्पीक ऑफ द डेविल, आई वॉज जस्ट टेलिंग सारा अबाउट योर न्यू कार। मतलब कि उसी समय पे बात की जा रही है जबकि वो वहां पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब हो गया, सी आई टू आई का मतलब ये नहीं हो गया कि घूरना, एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के देखना, घूरना नहीं। इसका सेंस निकलेगा, दिस मीन्स एग्रीइंग विद समवन। सी आई टू आई का मतलब किसी से आई टू आई कांटेक्ट करके एग्री करना, कोई भी बात पे, किसी भी बात पे एग्री हो जाना। जैसे कि
दे फाइनली सॉ आई टू आई ऑन द बिजनेस डील, मतलब कि उन्होंने फाइनली बिजनेस डील जो है वो एग्री कर ली, पक्की कर ली, आई टू आई देखा उन्होंने, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आई टू आई है इसका मतलब क्या है, एग्री करना। तो हमेशा इंग्लिश में ईडियम का मतलब आई टू आई का मतलब एग्री करना होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फोर्थ वन की, द वंस इन अ ब्लू मून, हमेशा जब भी ब्लू की बात आएगी तो हम लोग एक बात याद रखेंगे कि ब्लू का मतलब या तो कुछ ऐसा होगा जिसमें कि हम लोग कुछ अकर्ड फील करेंगे, या फिर ब्लू का मतलब कुछ ऐसा होगा जहां पे हैप्पी चीजें होंगी। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है द इवेंट दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली, मतलब कि कोई भी ऐसा जो इवेंट है जो इनफ्रीक्वेंटली हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, आई ओनली गो टू द सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून, मैं जो है सिर्फ एक बार जो है सिनेमा गया हूं, है ना। और इसके बाद इन्होंने लिख दिया इन अ ब्लू मून, ठीक है ना। तो ये जो इनका इवेंट हुआ है वो फ्रीक्वेंटली हुआ है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज में जो है नेक्स्ट पेज फिफ्थ नंबर है, व्हेन पिग्स फ्लाई, जब सुअर उड़ने लगे। अब सुअर तो भाई कभी उड़ते उड़ते नहीं है, तो समथिंग दैट विल नेवर हैपन, तो सुअर कभी उड़ेंगे नहीं, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जो कभी होगी ही नहीं, उसको बोलेंगे व्हेन पिग फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई शी विल टिडी अप हर रूम, है ना। मतलब जब सुअर उड़ेंगे तब वो अपने घर को साफ ऑफ करेगी। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आगे हमारा है टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब कि ऐसा कॉस्ट, ऐसी कीमत चुकानी पड़ी आपको जिससे कि आपका हाथ और पैर जो है वो गिरवी हो गए। मतलब कि कहने का सेंस क्या है कि कुछ ऐसा जो कि बहुत ज्यादा कैसा था, एक्सपेंसिव था। कुछ भी ऐसा जो कि बहुत ज्यादा कैसा था, एक्सपेंसिव था। तो अगर कोई भी ऐसा चीज है जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तो उसको बोलेंगे द कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। चलिए, जैसे द फ्यूल दीज डेज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब कि आजकल जो फ्यूल्स की कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं, तो आर्म्स एंड लेग्स। चलिए अगली अगर हम लोग बात करें द पीस ऑफ केक, तो हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, हम लोग ऐसे कह देते हैं ये कोई रोटी का टुकड़ा थोड़ी ना है जो खा लोगे, है ना। मतलब कि कोई ये पीस ऑफ केक थोड़ी ना है, इतना आसान थोड़ी ना जो तुमने कह दिया और हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये होगा, द पीस ऑफ केक का मतलब कि ये कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। ठीक, समथिंग दैट इज वेरी इजी। जैसे इंग्लिश का जो टेस्ट है वो कोई बहुत इजी नहीं है। इंग्लिश का टेस्ट जो है वो कोई इजी नहीं है, जो पीस ऑफ केक नहीं है जो आपको तुरंत हल कर लोगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अच्छा, बिल्ली का बाहर आने का मतलब क्या है कि अगर आपका कोई भी सीक्रेट छुपा है वो बाहर आ जाना, वो आता होता है बिल्ली का आने का मतलब कि जहां पे बिल्ली की बात हो रही मतलब कि सीक्रेट की बात हो रही। किसकी बात हो रही, सीक्रेट की बात हो रही। तो अगर बिल्ली का आना मतलब सीक्रेट, सीक्रेट बात का बाहर आना होता है, तो वही चीज यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रही होगी कि टू एक्सीडेंटली रिवील एंड सीक्रेट, मतलब कि कोई भी सीक्रेट जो है वो एक्सीडेंटली रिवील हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसका वाक्य प्रयोग भी दे रखा है, क्या है, आई लेट द वर्क कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट दियर वेडिंग प्लान्स, मतलब कि जरा अपने उस सीक्रेट को बाहर तो आने दो, जो आप लोग अपनी वेडिंग प्लान के बारे में कर रहे हो उसको जरा बाहर तो आने दो। तो यानी कि सीक्रेट से रिलेटेड है इसका मतलब। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगला अगर हम लोग बात करें, टू फील अंडर द वेदर, मतलब कि अगर आप लोग किसी के अंडर अपने आप को फील करते हो मतलब आप अच्छा फील नहीं करते हो, है ना। जब भी आप किसी के अंडर अपने आप को फील करते हो तो आपको लगता नहीं यार ये ठीक नहीं है ना। मतलब कि अगर आप लोग फील कर रहे हो अंडर द वेदर, इसका मतलब आप लोग अच्छा फील नहीं कर रहे हो। तो अगर अच्छा फील नहीं कर रहे हो देन यू आर फीलिंग अंडर द वेदर। चलो, तो डू नॉट फील वेल यानी कि आप लोग अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो। तो अगर मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो एग्जांपल ये है, आई एम रियली फीलिंग अंडर द वेदर टुडे बिकॉज आई हैव अ टेरेबल कोल्ड, कि मुझे बहुत ज्यादा क्या है, जुकाम है, इस वजह से मैं अपने आप को अंडर वेदर महसूस कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट पे अब हम लोग मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट इडियम क्या है, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मतलब कि दो बर्ड्स को एक ही स्टोन से मारना। मतलब कि
टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू प्रॉब्लम्स विद वन सॉल्यूशन, मतलब कि कोई भी दो प्रॉब्लम्स को एक साथ उसका सॉल्यूशन देना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपके यहाँ पेपर अगर आ रहा है और उस पेपर के अलावा पेपर तो आ ही रहा है, तो आप पेपर तो पढ़ ही रहे हो, उसके साथ में आप उसे बेच बेच के कबाड़ में पैसे भी कमा रहे हो, है ना। तो ये क्या हो गया कि वन प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, ठीक है, वन प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप कि ये जो इडियम्स का पूरा पोर्शन था ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले पोर्शन की तरफ। अगला पोर्शन है हमारा, वो है जीके से रिलेटेड। जीके की कुछ खास बातें जो कि ऑल द हाईएस्ट ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑल द हाईएस्ट थिंग विच इज रिलेटेड टू इंडिया, बहुत ज्यादा जरूरी है इनके बारे में जानना। हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या चीज है ऐसी इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा ऊंची है या सबसे ज्यादा बड़ी है। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ खास चीजों के बारे में। सबसे पहले जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हाईएस्ट पीक के बारे में बात करें तो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और ये कहाँ पे है माउंट एवरेस्ट, ये कहाँ पे है, ये है नेपाल में। ये कहाँ पे है, नेपाल में। और इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो ये है माउंट केटू, केटू जो कि गार्डविन और आस्टिन की पहाड़ियों के बीच में है। अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से बताऊं, अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से बताऊं, 2 मिनट रुकिएगा, मैं सॉरी यहाँ पे व्हाइट बोर्ड नहीं आ रहा है, मैं यहीं पे अभी आपको बताई दे रहा हूँ। अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरीके से इंडिया का मैप ऐसे चलता है, इस तरीके से इंडिया का मैप जाता है। तो ये जो इलाका है यहाँ से अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला जो इलाका है ये इंडिया यहाँ पे पड़ता है और ये है पीओके, है ना। तो अगर ये पीओके है, अगर ये पीओके है तो मैं आपसे अगर कहूं कि अगर ये पीओके है तो यहाँ पे कहीं पे जो है वो केटू की पहाड़ियां पड़ती हैं, यानी कि गार्डविन ऑस्टिन की पहाड़ियों के बीच में माउंट केटू पड़ता है जो कि पीओके में। हालांकि हम लोग इस पूरे पार्ट को, ये पूरा का पूरा जो पीओके है इसको भी इंडिया मानते हैं, इसलिए ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है। चाहे अभी नहीं तो भविष्य में ही सही ये होगा। चलिए नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है हाईएस्ट वाटरफॉल। तो जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो जोग फॉल्स है जो कि पेरियार रिवर पे बना हुआ है। किस रिवर पे बना हुआ है, पेरियार रिवर पे बना हुआ है, जो कि केरला और कर्नाटका के बीच में बहती है। हाँ, और इसके बाद और हमें लगता है यही सबसे हाईएस्ट है और इसके अलावा कोई है भी नहीं, अभी हमने सुना नहीं इनके बारे में। चलिए हाईएस्ट गेटवे, अगर हाईएस्ट हम लोग गेटवे की बात करें तो हाईएस्ट गेटवे है बुलंद दरवाजा। और ये बुलंद दरवाजा बनवाया किसने था, तो ये एक मुगल बादशाह थे अकबर, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द स्टेट की बात करें तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट हम सभी लोगों को पता है कि हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट होता है वो हमेशा कहाँ पे पाया जाता है, वो हमेशा पाया जाता है केरला में। केरला में जो है वो हमेशा हाईएस्ट स्टेट ऑफ लिटरेसी रेट पाया जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को चीजें थोड़ा सा क्लियर हुई होंगी। चलिए अगर अगली बात करें तो हाईएस्ट टावर जो है, हाईएस्ट टावर कुतुब मीनार, सबसे ऊंची इमारत इंडिया की कुतुब मीनार, सबसे हाईएस्ट इमारत कुतुब मीनार किसने बनवाया था, कुतुब मीनार बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी मात्र तीन जो है वो मंजिलों का निर्माण कराया था। बाकी फिर उसके बाद इल्तुतमिश ने करवाया और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसका पूरा निर्माण कराया था। यानी कि इसको कंप्लीट कराने में कई लोगों का योगदान रहा है, तो ये याद रखेंगे। और कुतुब मीनार हमारी है कहाँ पे, ये है दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। चलिए हाईएस्ट डैम की बात करें तो हाईएस्ट डैम जो है वो हमारा भाखरा नागल बांध है, भाखरा नागल डैम। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा पहले से ही।
तो भाखड़ा नागल डैम की अगर हम लोग बात करें तो ये बना हुआ है सतलुज रिवर पे। किस पे बना हुआ है? सतलुज रिवर पे। और ये है कहाँ पे? ये है पंजाब और हिमाचल प्रदेश की, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की टेरिटरी पे बना हुआ है। तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की अगर ये टेरिटरी पे बना हुआ है और सतलुज रिवर पे बना हुआ है और वर्ल्ड का हाईएस्ट डैम। चलिए आगे बात करें, हाईएस्ट मल्टीपल आर्च धाम। तो ये है इडुक्की में। इडुक्की कहाँ पे? केरला में। इडुक्की कहाँ पे? केरला में। तो आई होप कि आप लोगों को चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी। अब आगे चलते हैं। आगे जो हमारा पोर्शन आ रहा है वो है लार्जेस्ट इन इंडिया। अभी तक हाईएस्ट इन इंडिया था, अब है लार्जेस्ट इन इंडिया। तो लार्जेस्ट इन इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सी है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस सिटी में? कुछ लोग दिल्ली बोलते हैं, लेकिन दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी भी है, इसलिए उसको इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। मुंबई जो एक ऐसी सिटी है जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। चलिए अब अगर बात करें सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो वो है कोलेरू, जो कि आंध्र प्रदेश में। अभी तक कौन सी होती थी? डल लेक होती थी, जो कि कहाँ पे होती थी? जम्मू एंड कश्मीर में होती थी, लद्दाख के आसपास होती थी। लेकिन अब जो है कहाँ पे है? कोलेरू की ओडिशा में, ओ सॉरी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कहाँ पे? तो लार्जेस्ट अगर सॉल्ट वाटर लेक की बात करें तो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कहाँ पे? चिल्का झील, ओडिशा में। कहाँ पे है? चिल्का झील, ओडिशा में। चलिए अब अगर हम लोग बात करें लार्जेस्ट स्टेट की, तो लार्जेस्ट स्टेट है हमारा राजस्थान। और राजस्थान को क्या बोलते हैं? वीरों की भूमि बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के फेमस महाराणा प्रताप यहीं से आते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? वीरों की भूमि, है ना? क्या बोलते हैं? वीरों की भूमि। चलिए इसके अलावा अगर हम लोग बात करें लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की, तो लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? तो लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, जैसा कि पीछे से नंबर 1 आने वाला हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट में, इसमें बहुत सारे पॉपुलेशन है जो बाहर जाती है काम करने के लिए, तो थोड़ा सा कम समझ में आता है। अन्यथा जो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है वो उत्तर प्रदेश से, इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है वो उत्तर प्रदेश से होके जाती है ना? चलिए आगे अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं तो लार्जेस्ट म्यूजियम जो है वो इंडिया में कोलकाता में स्थित इंडियन म्यूजियम है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट म्यूजियम है। इसके अलावा अगर लार्जेस्ट जू की बात करी जाए तो जूलॉजिकल गार्डन कर्नाटका में है। वर्ल्ड का, सॉरी इंडिया का सबसे बड़ा गार्डन, सबसे लार्जेस्ट गार्डन जो है वो है। लार्जेस्ट डोम की बात करें तो गोल गुंबद, जो डोम टाइप की शेप होती है, वो सबसे बड़ी शेप कहाँ पे बनी? कर्नाटका में बनी, जो कि गोल गुंबज के नाम से बनी हुई। लार्जेस्ट मॉस्क की बात करें तो दिल्ली की जामा मस्जिद है, वो इंडिया की सबसे बड़ी मॉस्क है। लार्जेस्ट डेजर्ट की बात करें तो थार डेजर्ट है, एक ही तो डेजर्ट है पूरे इंडिया में, वो भी है थार डेजर्ट। और ये थार डेजर्ट कहाँ कहाँ पे है? राजस्थान में है, गुजरात में है। और बाकी का बचा हुआ कहाँ पे है? बाकी का बचा हुआ है पाकिस्तान साइड में। कहाँ पे है? पाकिस्तान के साइड पे। चलिए आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो पा रही होंगी। आगे बात करें लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड, तो माजुली आइसलैंड है। माजुली आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना हुआ है, और ये है कहाँ पे? आसाम में। कहाँ पे है? आसाम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पे। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें लार्जेस्ट मॉन्स्ट्री की बात करें, तो जो लार्जेस्ट मॉन्स्ट्री है हमारी वो है तवांग मॉन्स्ट्री, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तवांग मॉन्स्ट्री अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, जो कि बनी हुई है। और ये किस देश, किस धर्म के लिए होती है? बौद्ध और जैनिज्म के। चलिए ये इस तरीके का, ये गुंबज का, ये देखो डोम शेप होती है, जो कि बनी है कर्नाटका में गोल गुंबज के नाम से। ये शायद बीजापुर के सुल्तान ने बनवाई थी, मेरे को अभी क्लियर नहीं है, बाद में मैं क्लियर करके आपको बता दूंगा। लार्जेस्ट केव टेम्पल जो है, जो लार्जेस्ट केव टेम्पल है वो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, जो कि औरंगाबाद में स्थित है, उन्हीं में से है। कहाँ पे है? अजंता और एलोरा की गुफाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लार्जेस्ट एनिमल फेयर कहाँ पे लगता है, तो सोनेपुर फेयर लगता है बिहार के अंदर। ठीक है,
तो लार्जेस्ट कहाँ पे लगता है? सोनेपुर बिहार के अंदर लगता है। लार्जेस्ट प्लेट्यू की अगर हम लोग बात करें तो लार्जेस्ट प्लेट्यू कौन है? डेक्कन का प्लेट्यू है, ठीक है ना। इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेट्यू भी जो है वो बहुत फेमस है, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू में जो है वो क्या है, मिनरल्स काफी मात्रा में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स, छोटा नागपुर का, जो कि छत्तीसगढ़ और बिहार झारखंड वाले एरिया में आता है। लार्जेस्ट रिवर अगर साउथ इंडिया की बात करें तो लार्जेस्ट रिवर है गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर की बात करें तो इसको जो है साउथ की गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंगा ऑफ द साउथ, इसको गोदावरी रिवर को। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोग बराबर याद में रख सकते हैं। चलिए अगर हम लोग अगली बात करें तो लार्जेस्ट प्रिजन जो है वो है पंजाल जेल। लार्जेस्ट प्रिजन जो है वो है पंजाल जेल, जो कि है चेन्नई के अंदर। इसके अलावा अगर हम लोग लार्जेस्ट प्लेनेटेरियन की बात करें, लार्जेस्ट प्लेनेटेरियन की बात करें तो है बिरला प्लेनेटेरियन। लार्जेस्ट जीपीओ मुंबई का जीपीओ है। और अगर हम लोग इसके अलावा बात करें, नीचे की तरफ थोड़ा खिसक के, लार्जेस्ट चर्च, तो हम लोगों को सभी को पता कि पुर्तगाली लोग सबसे लास्ट में 1963 के आसपास गए थे इंडिया से। तो 1963 के आसपास अगर ये लोग इंडिया से गए हैं तो जाहिर सी बात है इन्होंने काफी ज्यादा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया होगा, और यहीं पे सबसे ज्यादा चर्च बने, जो कि सेंट कैथेड्रल चर्च, जो कि ओल्ड गोवा में स्थित है। तो आई होप कि यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो पाई होंगी। मैं वैसे एक कॉन्सेप्ट मैथ्स का भी सिखाने आया था, लेकिन अभी कुछ बच्चों की ढीला हवाली के चलते ये चीजें मुमकिन नहीं हो पा रही हैं। कोई बात नहीं, इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। अगर कोई भी बच्चा इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड या किसी भी तरीके के ओलंपियाड की प्रैक्टिस करना चाहता है या उस तरीके के कोर्सेज को पढ़ना चाहता है, तो वो सारे कोर्सेज हमारे इस टीचमेंट ऐप के जरिए उपलब्ध हैं आप लोगों के लिए। आप सिर्फ 999 रुपीज दे करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी फ्री वीडियोस हमारे यूट्यूब के चैनल tutover.com पर उपस्थित हैं, आप जाके वहां से भी चीजों को देख सकते हैं। और जो भी आप समस्या है हमें डायरेक्ट हमारे हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।